हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आप लोग को जो बिहार स्टेट में का पेपर सेकंड है, जिसमें जिन बच्चों ने कॉमर्स सब्जेक्ट किया है उन लोग के प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करवा रही थी। इससे पहले भी मैं प्रैक्टिस सेट अपलोड किया था, इसके चैनल पे अलग से प्लेलिस्ट है, आप देख लीजिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ये भी इसका प्रैक्टिस सेट्स आएंगे क्योंकि आप लोग के एग्जाम्स होने वाले हैं, जिससे कि आपकी अच्छी से प्रैक्टिस हो जाए। आज की वीडियो में भी कुछ इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर भी कर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, कुल देनदार खाता बनाया जाता है। टोटल डेटर्स अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट द क्रेडिट परचेज, टू फाइंड आउट द क्रेडिट सेल, टू फाइंड आउट कैश सेल, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन ने पूछ रहा है जो कुल देनदार खाता बनाया जाता है, टोटल डेटर अकाउंट बनाया जाता है, वो किस लिए बनाया जाता है कि उधार क्रय को ज्ञात करना, या फिर उधार विक्रय को ज्ञात करना, या फिर नगद विक्रय को ज्ञात करना, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो कुल देनदार खाता बनाया जाता है वो उधार विक्रय को ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है, क्योंकि जो सेल होती है वो तो कैश अकाउंट में चली जाएगी, जो कैश सेल होगी वो कैश अकाउंट में चलेगी सीधे सीधे, और जो उधार है जिसका कि भी जो भी सेल करी इसका अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है, जो क्रेडिट सेल है, तो उसके लिए जो बनाया जाता है देनदार खाता। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्टी नेत्रपाली केंद्रीकृत नियंत्रण की सुविधा देती है। बस्टी कंट्रोल सिस्टम फैसिलिटेट सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल विद डिसेंट्रलाइज्ड एक्टिविटी बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो जो बस्टी नेत्रपाली होती है, आपने पढ़ा होगा कि केंद्रीकृत नियंत्रण भी होता है, विकेंद्रीकृत भी होता है, यानी कि जो है जितने अधिकार होते हैं, जितने भी राइट्स होते हैं, अथॉरिटीज़ होती हैं, एक ही व्यक्ति के हाथ में होना या फिर उसको अलग अलग बांट देना। तो अगर हम बड़ी संस्था है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ पर बेहतर ये होता है कि हम जो है अपनी जो भी अथॉरिटीज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ड्यूटीज़ हैं, उनको बांट दें, जिससे कि कार्यों को आसानी से कराया जा सके। तो वहाँ पर जो बस्टी नियंत्रण होता है तो किसमें ये सुविधा देती है, तो दोनों ही गतिविधियों में ये हेल्पफुल रहती है, चाहे वो डिसेंट्रलाइज्ड एक्टिविटी हो या फिर सेंट्रलाइज्ड एक्टिविटी हो। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेजरी बिल की परिपक्वता अवधि है। द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ ट्रेजरी बिल इज 91 डेज, 364 डेज, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो जो ट्रेजरी बिल होता है, यानी कि जो आपने पढ़ा होगा कि जो है जो ज़रूरत होती है जब ऋण की, तो किस तरह से लिया जाता है, तो उसकी कुछ अवधि होती है, कुछ दीर्घकालीन होते हैं, लॉन्ग टर्म के होते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म के होते हैं। तो यहाँ पर जो ट्रेजरी बिल हो जाता है उसकी अवधि क्या होती है, 91 डेज और 364 डेज दोनों ही होती है, और डिपेंड करता है कि किस तरह का लिया जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लेखांकन मानकों को जारी करता है। इशूड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं भारत के, तो के अंतर्राष्ट्रीय भी होते हैं, इंटरनेशनल भी होते हैं और इंडियन भी होते हैं। तो जो भारतीय लेखांकन मानक है वो किसके द्वारा इशू किए जाते हैं, तो वो इशू करता है चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय प्रबंधन का मूल उद्देश्य है। द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज मैक्सिमाइजिंग सेल्स, मैक्सिमाइजिंग द वैल्यू ऑफ वेल्थ, मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट, नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, वित्तीय प्रबंध होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है। तो यहाँ पर विक्रय को अधिकतम करना, संपदा के मूल्य को अधिकतम करना, लाभों को अधिकतम करना, भुगतान से कोई नहीं। तो इसका उद्देश्य मेनली क्या होता है, संपदा के मूल्य को अधिकतम करना, जो वेल्थ होती है उसको बढ़ाना, जो कि जब वेल्थ बढ़ेगी तो अपने आप ही क्या होगा, सेल बढ़ेगी तभी तो वेल्थ बढ़ेगी, और प्रॉफिट भी तभी ज़्यादा होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। शून्य आधार बजट सबसे पहले प्रयोग में लाया गया। जीरो बेस्ड बजट वॉज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इन इंग्लैंड, इन जर्मनी, इन इंडिया। क्वेश्चन ने कह रहा है कि शून्य आधार बजट जो है वो सबसे पहले कहाँ पर शुरू किया गया। तो मैंने आप लोग को इसके बारे में पहले भी बताया हुआ है पहले की वीडियोस में, तो आपने वीडियोस नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वो वीडियोस भी देख लीजिए, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये सबसे पहले इसकी शुरुआत कहाँ की गई थी, तो इसकी शुरुआत की गई थी इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लेखांकन का आधारभूत सिद्धांत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। थ्योरी ऑफ एक्सपेंसेस, प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर, प्रिंसिपल ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट, प्रिंसिपल ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट। तो यहाँ पर आपको बताना है कि आपने लेखांकन के आधारभूत सिद्धांत पढ़े थे, तो वहाँ यहाँ पर इसमें से कौन सा सिद्धांत जो है उसमें नहीं शामिल होता। तो यहाँ पर पूर्ण प्रकटीकरण का सिद्धांत भी आता है, ऐतिहासिक लागत का सिद्धांत भी, और लागत एवं लाभ का सिद्धांत भी है। कौन सा सिद्धांत नहीं, व्ययों का सिद्धांत नहीं है, बाकी तीनों हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरलता की सबसे कड़ी जांच होती है। द मोस्ट स्ट्रिजेंट टेस्ट ऑफ लिक्विडिटी इज करंट रेशियो, एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विड रेशियो, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन में कह रहा है कि जब सबसे कड़ी जांच जो होती है, तो आपने तरलता का पढ़ा होगा, जो रेशियो एनालिसिस पढ़ा था, तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो लिक्विडिटी रेशियो निकाले जाते हैं कि कितनी तरलता है, तो उसमें आपने पढ़ा था करंट रेशियो था, पढ़ा था लिक्विड रेशियो, पढ़ा था एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो पढ़ा था। तो यहाँ पर जो सबसे कड़ी जांच होती है तरलता की, तो वो होती है पूर्ण तरलता अनुपात, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। जो आप लोगों का करंट रेशियो का था वो 2:1 था, जो लिक्विड रेशियो का था वो कितना था 1:1, और जो पूर्ण तरलता था वो कितना हो जाएगा 0.5:1 रेशियो है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, मैचिंग के लिए आ सकता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है, ये कथन किसका है? प्लानिंग इज ए केज मेड टू कैच द फ्यूचर, दिस स्टेटमेंट इज, ये एक डिफिनेशन है। तो एक इसका डिफिनेशन आपको ये बताना है। एलेंस, टेरिस, हार्लेस, ह्यूमेंस। तो ये जो डिफिनेशन है कि जो प्लानिंग के बारे में आपने पढ़ा होगा कि क्या होता है, जो फ्यूचर में होने वाला है उसको पहले से ही हम डिसाइड करके उसकी एक पूरा प्लान तैयार कर लेते हैं। तो उसके बारे में ये पता करना किसने की डिफिनेशन है, तो ये हो जाएगी एलन की। लुइस एलन जो थे उन्होंने डिफिनेशन दी थी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू होता है। द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी अप्लाइज। लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ एंड फायर इंश्योरेंस, लाइफ एंड मरीन इंश्योरेंस, मरीन एंड फायर इंश्योरेंस। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी है, यानी जो क्षतिपूर्ति का सिद्धांत होता है वो किस में लागू होता है? वो लागू होता है मरीन एंड फायर इंश्योरेंस में। करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनियोग पर प्रत्यय की गणना की जाती है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज कैलकुलेटेड थ्रू प्रॉफिट एंड इन्वेस्टमेंट, बाय कॉस्ट एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल, बाय प्रॉफिट एंड सेल्स, नन ऑफ द अबव। तो जो निकाला जाता है कि प्रत्यय की गणना, यानी विनियोग पर प्रत्यय की जो गणना की जाती है वो किस पे की जाती है? वो होती है लाभ एवं विनियोग के द्वारा, यानी कि प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट का यूज़ करके हम निकालते हैं कि ROI हमारा कितना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनादृढ़ होने पर एक प्रतिज्ञा पत्र को किसकी आवश्यकता नहीं होती है? एंड प्रोमिसरी नोट इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ डिसऑनर, नोटिंग, एक्सेप्टेड, रिडेम्पशन, नन ऑफ द अबव। तो कोई भी अगर प्रतिज्ञा पत्र है उसका क्या क्या कर दिया गया, अनादृढ़ हो गया है, डिसऑनर हो गया है, तो वहाँ पर उसकी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रह जाएगी, क्योंकि जब अनादृढ़ हो ही चुका है तो उसको स्वीकृत नहीं किया जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, लिफो विधि का प्रयोग प्रयुक्त होता है। LIFO method is suitable for in case of price rise, in case of falling price, in case of fixed price, all of the above। तो जो LIFO मेथड होता है, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आया उसे सबसे पहले ही निर्मित किया जाएगा। तो उसको कब यूज़ किया जाता है? जबकि प्राइजेस बढ़ रहे होते हैं, हाई होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन ए, इन केस ऑफ प्राइस राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु विक्रय अनुबंध लागू हुआ। गुड सेल्स कॉन्ट्रैक्ट कम्स इनटू फोर्स 1872, 1930, 1932, 1949। तो आपको बताना है कि जो गुड सेल यानी कि वस्तु विक्रय अधिनियम था वो कब आया था, कब लागू हुआ था? तो लागू हुआ था 1930 में, 1930 में। कुछ ऐसे अनुबंध हैं, इनको देख लीजिएगा। पार्टनरशिप एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, कंपनीज एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट है, या वस्तु विक्रय अधिनियम है, GST है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। ये सब कब आए थे, कब लागू हुए थे, इनको एक बार देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्तियों के सत्यापन में सम्मिलित है। वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स इंक्लूड्स फिजिकल इंस्पेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज, वेरिफिकेशन ऑफ द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट्स, वेरीफाइंग दैट द प्रॉपर्टी इज फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंस, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो सत्यापन किया जाता है, वेरिफिकेशन होता है, उसमें क्या चीज़ें आती हैं? दो चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, एक वेरिफिकेशन होता है, दूसरा एवेल्युएशन होता है, मूल्यांकन और सत्यापन। तो जब सत्यापन की बात आ रही होती है तो उसमें क्या आएगा? तो सत्यापन का क्षेत्र क्या होता है? बड़ा होता है। सत्यापन में मूल्यांकन भी आ जाता है, आपने ऑडिटिंग में पढ़ा होगा इसे। तो सत्यापन में क्या रहेगा कि भौतिक निरीक्षण होगा, संपत्ति के उचित मूल्य का सत्यापन, या सत्यापित करना कि संपत्ति प्रभार से मुक्त है। तो तीनों ही चीज़ें सत्यापन में आ जाएंगी। भौतिक निरीक्षण भी किया जाता है, ये देखना कि जितनी हमने एसेट दिखाई है एक्चुअल में उतनी वैल्यू एसेट की है या नहीं है, और ये देखना कि फिजिकली उतने वो एसेट अवेलेबल है भी या नहीं उस कंपनी में। उसके बाद साथ ही प्रभार से मुक्त, यानी कि किसी तरह का उस पर चार्जेस तो नहीं है, किसी भी संपत्ति के लिए ऋण पर अगर लिया है तो वो संपत्ति मोर्टगेज के तौर पर तो नहीं रखी गई है, प्रभार तो नहीं है कोई, ये सब चीज़ें देखना। तो इसमें तीनों ही आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन है, व्यापार में रुकावट डालने वाले ठहराव की धारा है। द कॉज ऑफ रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज 28, 27, 29, 26। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्यापार में रुकावट डालने वाले ठहराव। तो आपने पढ़ा होगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में
तो उसकी एक अलग से भी मैंने बिजनेस सिक्योरिटी फ्रेमवर्क की अलग से एमसीक्यूज की वीडियोस अपलोड करी हुई है, प्लेलिस्ट है, उसमें काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप लोग एक बार उसे रिवाइज कर लीजिए, जिससे कि आपको अच्छे से पूरा जो बिजनेस सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है उसकी अच्छी से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग वहाँ से आपको मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा, या फिर चैनल पर विजिट करिएगा तो आपको पेज में मिल जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पट्टाधारी द्वारा देय अधिकार शुल्क को आहरित किया जाता है। द रॉयल्टी पेबल बाय द लीजी इज सेट ऑफ राइट्स फी अकाउंट, इन द अकाउंट ऑफ द लैंड ओनर, इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो पट्टाधारी होता है तो उसके द्वारा जो अधिकार शुल्क देय आहरित किया जाता है तो उसे कहाँ पर दिखाया जाता है? जो देय अधिकार शुल्क होता है यानी कि जो पेबल होता है उसको कहाँ दिखाया जाता है? अधिकार शुल्क खाते में, भूस्वामिक खाते में, लाभानी खाते में, या फिर उसमें से कोई नहीं, तो उसे दिखाया जाता है रॉयल्टी अकाउंट में, अधिकार शुल्क खाते में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूत्रधारी कंपनी का आशय है। होल्डिंग कंपनी मीन्स विच होल्ड्स एट लीस्ट 50% ऑफ द शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी, which hold at least 51% of the shares of the other company, a company that controls the board of directors of another company, which hold at least 75% of the shares of another company। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सूत्रधारी कंपनी कौन सी होती है? जो अन्य कंपनी के कम से कम 50% अंशों की धारक है, जो अन्य कंपनी की कम से कम 51% अंशों की धारक है, ऐसी कंपनी जो अन्य कंपनी के संचालक मंडल पर नियंत्रण रखती हो, जो अन्य कंपनी के कम से कम 75% अंशों की धारक हो। तो आपको पहले तो एक चीज़ क्लियर होगी ही कि जो सूत्रधारी कंपनी होती है उसके पास 51% शेयर होने चाहिए दूसरी कंपनी के, तभी वो सूत्रधारी कंपनी कहलाती है। जो होल्डिंग कंपनी कहलाती है, नाम से ही क्लियर हो रहा है, होल्डिंग कंपनी जो दूसरी कंपनी इसके अंडर में काम करे, जो उसको होल्ड करे, उसको चलाए। तो यहाँ पर जो 51% कंपनी में के शेयर्स होते हैं तो वहाँ पर वो होल्डिंग कंपनी या फिर सूत्रधारी कंपनी होती है। उसके पास अधिकार होता है, राइट्स होता है कि वो अपने अकॉर्डिंग जो दूसरी कंपनी होती है ज़्यादा शेयर्स उसके पास होने का मतलब ही यही है कि उसके पास ज़्यादा राइट्स रहते हैं, वो ज़्यादा डिसीजंस में उसका जो है नियंत्रण रहेगा। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। और जिस कंपनी को वो होल्ड करती है वो क्या हो जाती है? वो सब्सिडरी कंपनी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक लागत और प्रमाणित लागत के अंतर को कहते हैं। द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट इज कॉल्ड प्रॉफिट, डिफरेंशियल कॉस्ट, वेरिएंस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो जो एक्चुअल कॉस्ट होती है यानी किसी भी वस्तु को, किसी प्रोडक्ट को बनाने में जो एक्चुअल में कॉस्ट आई है और जो हमने एक स्टैंडर्ड कॉस्ट मापी थी, मेजर करी थी या डिसाइड करी थी कि इतनी हो सकती है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो कहलाता है विचरण, वेरिएंस कहलाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन, इसको शॉर्ट में ICAI भी बोलते हैं। तो हो सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए सिर्फ ICAI की फुल फॉर्म पूछ ले या फिर आपसे ये पूछ ले कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो इसका मतलब यही हो जाएगा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो कब हुआ था? ऑन 1 जुलाई 1949, ऑन 1 अप्रैल 1948, ऑन 1 जनवरी 1950, ऑन 1 अप्रैल 1932। तो कब हुआ था? 1 जुलाई 1949 को हुआ था इसकी स्थापना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान वर्ष का आरंभिक रहतिया 5000 से अधिक है एवं अंतिम रहतिया 12000 से अधिक गया है। यह त्रुटियां वर्तमान वर्ष की शुद्ध आय पर प्रभाव डालेंगी। द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द करेंट ईयर इज मोर देन 5000 एंड द क्लोजिंग बैलेंस इज मोर देन 12000। दिस एरर विल अफेक्ट द नेट इनकम ऑफ द करेंट ईयर। 70,000 shown short, 17,000 shown higher, 12,000 shown short, 7,000 shown more। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो उसका ओपनिंग स्टॉक है यानी कि कोई करंट ईयर का जो बना है अकाउंट, उसका जो ओपनिंग स्टॉक है उसमें 5,000 से ज़्यादा दिखाया गया है और जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 12,000 से ज़्यादा दिखाया गया है। तो आपको पता ही होगा कि डेबिट और क्रेडिट दो साइड होते हैं, तो अगर दोनों साइड इक्वल होता तो प्रॉफिट पर कोई इफेक्ट नहीं डालता। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक जो है 5,000 से ज़्यादा है और दूसरा 12,000 से ज़्यादा है, तो बीच का डिफरेंस कितने का आएगा? 7,000 का आएगा। 12,000 में से 5,000 घटा दीजिए। ओपनिंग स्टॉक किधर दिखाया जाता है? डेबिट साइड में दिखाया जाएगा और जो क्लोजिंग स्टॉक होगा कहाँ दिखाया जाएगा? क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा। डिफरेंस कितने का निकल के आएगा? 7,000 का। तो जो भी नेट इनकम होगी वो 7,000 से ज़्यादा दिखाएगी। अगर इक्वल होता तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता उसके ऊपर जो आपका नेट इनकम होती, लेकिन यहाँ पर क्या है, डिफरेंस है दोनों में, तो यहाँ पर 7,000 से बढ़ जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो या दो से अधिक कंपनियां जो एक जैसा व्यापार कर रही हों एक साथ मिलती हैं और एक नई कंपनी बनाकर कार्य करती हैं तो इस मिलन को कहा जाता है। When two or more companies which are carrying on the same business merge together and act as a new company, the merger is called
इंटीग्रेशन, मर्जर, रिकंस्ट्रक्शन, रीऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन में कह रहा है कि दो या अधिक कंपनियां हैं, दो से, और जो एक ही जैसा बिजनेस कर रही हैं, एक ही जैसा कार्य कर रही हैं और एक साथ वो मिलकर एक नई कंपनी को बनाती हैं, तो वो क्या कहलाएगा? एकीकरण, संविलियन, पुनर्निर्माण, पुनर्गठन। इन चारों चीज़ों को आपने पढ़ा होगा। कहाँ पर? कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में आपने इन चारों चीज़ों को पढ़ा होगा। दो एक जैसा व्यवसाय करने वाली कंपनियां कभी कभी क्या करती हैं, आपस में मिलकर के एक नई कंपनी बना लेती हैं, तो वो हो जाता है एकीकरण। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे यही पूछा गया था कि एक जैसा व्यवसाय कर रही हैं, दो से अधिक कंपनी आपस में मिलकर कार्य कर रही हैं, एक नई कंपनी बना लेंगी, तो वो हो जाएगा एकीकरण। संविलियन में क्या होता है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी में मिल जाती है। पुनर्निर्माण में क्या होता है, तो पुनर्निर्माण तो दो तरह का होता है, रिकंस्ट्रक्शन, एक्सटर्नल भी होता है और इंटरनल भी होता है। इंटरनल में तो कोई चेंज नहीं होता है, क्योंकि अंदर की ही जो भी चीज़ें होती हैं, कभी कभी जो है एसेट ज़्यादा वैल्यू दिखा रही हैं, कम दिखा रही हैं, तो आधे पुनर्निर्माण किया जाता है। और जो बाह्य पुनर्निर्माण होता है तो उसमें कुछ चीज़ों में चेंजेस आते हैं। तो यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें हो जाएगा एकीकरण। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरदायित्व लेखांकन को किस अन्य नाम से संबोधित किया जाता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज ऑल्सो नोन बाय व्हाट अदर नेम? प्रॉफिटेबिलिटी अकाउंटिंग, फंक्शनल अकाउंटिंग, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन ने पूछ रहा है कि जो उत्तरदायित्व लेखांकन होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग होती है, कहाँ पढ़ी थी आपने? मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पढ़ी थी। तो उसमें इसको और किस नाम से बुलाया जाएगा? तो लाभदायकता लेखांकन भी होता है और क्रियाशीलता लेखांकन भी होता है, दोनों ही नामों से पुकारा जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो भी जोड़े दे रखे हैं, एक साथ पेयर्स दे रखे हैं, उन पेयर्स में कौन सा पेयर करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट? गुडविल, इंटैंगिबल एसेट, ऑयल, डिकेइंग एसेट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, आर्टिफिशियल एसेट, स्टॉक, लिक्विड एसेट। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा पेयर करेक्ट इनकरेक्ट है। तो गुडविल जो हो गया इंटैंगिबल एसेट है, अमूर्त संपत्ति, आपको पता ही है। आयलवेल है, डिकेइंग एसेट है, ये भी सही है, यानी कि क्षयी संपत्ति, जैसे जैसे उसमें से तेल निकालते जाते हैं उसमें तेल कम होता जाएगा। प्रारंभिक व्यय है, कृत्रिम संपत्ति है, बिल्कुल सही है। और साथ में जो आपको दे रखा है स्टॉक, लिक्विड एसेट, ये गलत हो जाएगा। जब हम जो है करंट एसेट में से स्टॉक को लेस करते हैं तभी तो हमारा निकल के आती है ये लिक्विड एसेट, तो ये जो है ये आपका पेयर जो होगा वो गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। पुस्तकालन का मुख्य कार्य क्या होता है? द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द बुक कीपिंग इज टू। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ने पूछा है, जो बुक कीपिंग होती है उसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? डिजाइनिंग द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन, इन दोनों के अभिलेखन की प्रणाली तैयार करना। असाइनिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अकाउंटेंट, लेखाकार को जिम्मेदारी सौंपना। रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा, वित्तीय समूहों का अभिलेखन करना। या फिर क्लासिफाइंग द रिकॉर्डेड डाटा, अभिलेखित समूहों का वर्गीकरण करना। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो बुक कीपिंग होती है, पुस्तकालन होता है, उसका मेन काम क्या रहता है या मुख्य कार्य क्या होता है? तो पुस्तकालन का कार्य क्या हो जाता है? वैसे तो आपको पता ही है कि जो वित्तीय लेन देन होते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस होते हैं, उनका लेखा रखना होता है। तो नियमानुसार क्रमबद्ध रूप से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम उसका लेखा रखते हैं। तो यहाँ पर इसके कार्यों की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हो जाता है जो जर्नल होता है और जो उसकी सहायक बहियां या फिर जो उसकी जो और बुक्स तैयार की जाती हैं, जो अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं, उनको बनाना। उसके बाद होता है जो लेजर होता है, उसमें पोस्टिंग की जाती है, खतौनी की जाती है। उसके बाद जो खाते होते हैं उसका शेष निकाला जाता है, बैलेंस निकाला जाता है। तो यहाँ पर मुख्य कार्य क्या हो जाता है कि वित्तीय समूहों का अभिलेखन करना, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डाटा। एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी अपने लाभ का 20% भाग सामान्य संचय में अंतरित करता है, ऐसा वह किस अवधारणा के आधार पर करता है? A trader transfers 20% of his profit to journal reserve on the basis of which concept he does so. तो इस क्वेश्चन में क्या रहता है कि जो आपको मैंने पढ़ाए थे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, वो तो आपका बेस था कि क्या होते हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस आपके आते हैं वो इस तरह से ही पूछेगा। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि ट्रांसफर कर रहा है अपने प्रॉफिट का 20% जनरल रिजर्व में, तो ये कौन से कॉन्सेप्ट पर बेसिस कर रहा है? तो क्या कर रहा है? जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करके प्रोविजन ही तो कर रहा है एक तरह से, कि भविष्य में उसकी अगर कोई लायबिलिटी आ जाती है, कोई हानि हो रही है, लॉसेस हो रहे हैं, तो उसके पास ऑलरेडी जनरल रिजर्व में कुछ अमाउंट होगा कि वो आसानी से उससे कवर कर सकता है। तो कौन सी अवधारणा है? कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्टिज्म, रूढ़िवादिता की अवधारणा। कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, एकरूपता की अवधारणा। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, वसूली की अवधारणा। या फिर मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, मुद्रा मापन की अवधारणा। ये सारे कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, इन पे एक अलग से वीडियो में ला चुकी हूँ, बना चुकी हूँ पहले ही, तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी वो डिटेल में, जहाँ पर मैंने सारे कॉन्सेप्ट को आपको पढ़ाया हुआ है।
तो ये कौन सी अवधारणा होती है? तो मैंने आप लोग को एक अवधारणा पढ़ाई थी कि वर्तमान के लाभों से ज्यादा हम ये देखें कि जो भविष्य में हमारी हानियां होने वाली हैं उसका हमें प्रावधान करना चाहिए, उसका हमें प्रोविजन करना चाहिए। तो ये कौन सी अवधारणा थी? ये आपका था कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्टिज्म, रूढ़िवादिता की अवधारणा थी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए। इसमें एक लाइन हमेशा ध्यान में रखिएगा, जो रूढ़िवादिता की या फिर सतर्कता की भी अवधारणा कहलाती है ये, कि लाभ की आशा ना करें और सभी संबद्ध दायित्वों का प्रावधान करें कि फ्यूचर में क्या प्रॉफिट होगा। इससे ज्यादा हमें ये इंपॉर्टेंट होता है देखना कि जो हमारे हानियां हो सकते हैं, लॉसेस हो सकते हैं, उनको हम पहले से प्रोविजन करके रखें जिससे कि हमारे लिए आगे कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड। द्विपक्षीय अवधारणा पर आधारित व्यवहारों के लेखा करने की प्रणाली कहलाती है। सिंगल एंट्री सिस्टम इकहरा लेखा प्रणाली, डबल एंट्री सिस्टम दोहरा लेखा प्रणाली, डबल अकाउंट सिस्टम दोहरा खाता प्रणाली, नन ऑफ द अबव उपरोक्त में से कोई नहीं। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, द्विपक्षीय अवधारणा पर आधारित है, लेकिन कंफ्यूजन कहाँ पर आ जाती है? कंफ्यूजन ये हो जाती है कि डबल एंट्री सिस्टम है कि डबल अकाउंट सिस्टम है। हमने पढ़ा तो इसके बारे में बहुत है, लेकिन जब आंसर लगाने की बात आती है और एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है वहां पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। आप भी उसी में कंफ्यूज हो जाएंगे कि करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो यहाँ पर जब द्विपक्षीय अवधारणा की हम बात कर रहे हैं तो करेक्ट आंसर हमारा दोहरा लेखा प्रणाली होती है, डबल एंट्री सिस्टम होता है कि हम एंट्रीज डबल करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AS3 इज रिलेटेड टू। लेखा मानक AS3 संबंधित है। अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछता है, इस पर एक अलग से सेपरेट वीडियो भी मैं बना दूंगी जिसमें सारे अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड या जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक अलग से आपकी वीडियो आएगी इस पर। यहाँ पर क्वेश्चन में जो AS3 के बारे में पूछा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रोकड़ प्रवाह विवरण, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कोष प्रवाह विवरण, अकाउंटिंग फॉर डिप्रिसिएशन, ह्रास के लिए लेखांकन, नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो जो AS3 है वो किससे रिलेटेड होता है? जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है, आपने मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ी होगी बीकॉम में, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें हम जितने भी कैश से रिलेटेड जो भी हमारे ट्रांजेक्शन सिर्फ कैश में हुए होते हैं उनको ही दिखाया जाता है। कैश इनफ्लो है, आउटफ्लो है, 3 तरह की एक्टिविटीज होती हैं उसमें। आपकी ऑपरेटिंग हो जाती है, फाइनेंशियल हो जाती है, इन्वेस्टिंग हो जाती है। तो यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड 3 से रिलेटेड है। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूटेड। भारत में लेखांकन मानक बोर्ड का गठन कब हुआ था? 1969, 1977, 1918, 2007। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो इंडिया है, इंडिया में जो एक तो आपके अंतर्राष्ट्रीय लेवल के होते हैं और एक हो जाते हैं जो भारत में लेखांकन मानक बनाए गए हैं। तो उसके लिए एक बोर्ड का गठन किया गया था, बोर्ड बना था। वो बोर्ड कब बनाया गया था? वो बोर्ड बनाया गया था 1977 में। इसको शॉर्ट में IAS भी बोलते हैं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। तो ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when a business is purchased, any amount paid in excess of the total of assets minus the liabilities taken is called। जब किसी व्यवसाय को क्रय किया जाता है तो लिए गए दायित्वों को घटाने के बाद जो बची कुल संपत्तियों के मूल्य से अधिक भुगतान की राशि होती है उसे क्या कहा जाता है? शेयर प्रीमियम, अंश अधिमूल्य, गुडविल, ख्याति, कैपिटल एम्प्लॉयड, विनियोजित पूंजी, वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी। तो क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि जब आपने पढ़ा होगा व्यवसाय के क्रय, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में आपने पढ़ा होगा कि जो बिजनेस होता है उसको परचेज किया जा सकता है। तो जो टोटल एसेट्स होती हैं उन टोटल एसेट्स में से जो भी लायबिलिटीज होती हैं उसको लेस कर देते हैं और उसके बाद घटाने के बाद जो अधिक भुगतान की राशि आ रही है, जो हमने अधिक भुगतान किया है, तो उसका मूल्य क्या कहलाता है? सिंपल से समझ लीजिए कि जो भी ऐसे हमने जो भी भुगतान किया है, जो भी क्रय मूल्य दिया होता है, परचेजिंग प्राइस दिया होता है, जितनी एसेट्स हमको मिल रही होती हैं उससे जो अधिक अगर हम मूल्य दे रहे हैं तो अधिक मूल्य हम किस लिए दे रहे हैं, वो चीज क्या कहलाती है? वो हो जाती है हमारी गुडविल या फिर ख्याति बोला जाता है। तो वहाँ पर करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी। ख्याति क्या होती है, गुडविल क्या होती है? तो आपने देखा होगा कि गुडविल वैसे कई टाइप की होती है, आपने पढ़ाई होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। तो ख्याति क्या होती है? तो अगर हम बात करें अकाउंटिंग में तो ख्याति तो एक आदर्श संपत्ति है, एक इनटैंगिबल एसेट होती है। लेकिन अगर हम वैसे बात करें सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम कहें तो ख्याति हो जाती है कि किसी व्यवसाय की, किसी बिजनेस की क्या साख है मार्केट में, क्या जगह है, कितना वो प्रसिद्ध है, कितना लोग उसको कितना ज्यादा कस्टमर्स उसको बिलीव करते हैं, वही उसकी क्या कहलाती है? गुडविल कहलाती है। ऐसे बहुत से डॉक्टर्स फेमस होते हैं, तो वो डॉक्टर जिस भी जगह पर अपना क्लिनिक खोलेंगे या जिस भी हॉस्पिटल्स में जाएंगे ऑटोमेटिक जो पेशेंट होते हैं वहां पर चले जाते हैं। इसी तरह ये रहता है कि जो लॉयर होते हैं तो बहुत से ऐसे जो गुडविल होती है बहुत
डिपेंड करती, कभी कभी व्यक्ति से जुड़ी हुई होती, कभी कभी जगह से जुड़ी हुई होती है। तो कुछ जगहें बहुत फेमस हो जाती हैं, तो वहां पर अगर आपने अपनी कोई शॉप खोली है तो ऑटोमेटिक होता है कि हाँ वो बहुत ज्यादा चलेगी। तो वो डिपेंड करता है, अलग अलग स्वभाव की होती है, अलग अलग नेचर की होती है गुडविल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज द पर्सनल अकाउंट? निम्नलिखित में से कौन सा खाता एक व्यक्तिगत खाता है? तो यहाँ पे कुछ अकाउंट्स दे रखे हैं, आपको बताना है कि पर्सनल अकाउंट कौन सा है। जॉइंट अकाउंट, बैंक अकाउंट, प्रीपेड रेंट अकाउंट, ऑल ऑफ द अबव। यानी कि आहरण खाता, बैंक खाता, पूर्वदत्त किराया खाता या फिर तो सभी। तो अगर हम बात करें अकाउंट की तो तीन तीन टाइप्स के होते हैं आपके, पर्सनल है और नॉमिनल। यहाँ पर जो क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा पर्सनल अकाउंट है, तो बैंक अकाउंट भी पर्सनल होता है, बैंक अकाउंट भी पर्सनल होता है और प्रीपेड रेंट अकाउंट भी आपका क्या हो जाता है? पर्सनल अकाउंट होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ही अकाउंट आपके पर्सनल अकाउंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरा लेखा प्रणाली का प्रतिपादन किया था। डबल एंट्री सिस्टम वाज प्रोपाउंडेड बाय कार्टर, पिकॉस, माल्थस, लुकास पैसिओली। तो जो डबल एंट्री सिस्टम था ये किसने बनाया था या किसके द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था? तो 1494 में इटली के एक निवासी थे लुकास पैसिओली, उन्हें पुस्तकालन जो उसका जनक कहा जाता है। तो यहाँ पर जो दोहरा लेखा प्रणाली थी उसका भी प्रतिपादन लुकास पैसिओली ने ही किया था। कब किया था? 1494 में। ये कहाँ के रहने वाले थे? इटली के रहने वाले थे। एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओनली आइटम दैट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज। लेखा पुस्तकों में न दर्ज किया जाने वाला एकमात्र मत कौन सी है? यहाँ पर आपको बताना है कि जिन्हें आप लेखा पुस्तकों में जो अकाउंट्स बनाएंगे नहीं दिखाएंगे वो कौन सा आइटम होगा। गुडविल, स्पेशल डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। तो गुडविल को भी दिखाया जाता है, स्पेशल डिस्काउंट को भी और कैश डिस्काउंट को भी, लेकिन जो ट्रेड डिस्काउंट होता है उसको हम नहीं दिखाते, बल्कि जो सूची मूल्य होता है उसमें से उसको हम लेस कर देते हैं। तो बुक्स जो है होती है हमारी, जो एंट्रीज हम कर रहे हैं वहां पर नहीं दिखाते। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when subsidiary books are maintained, the entry for special discounts to customers is done in। जब सहायक बहियां रखी जाती हैं तब ग्राहकों को विशेष छूट की प्रविष्टि की जाती है। यानी कि जब आप जो सब्सिडरी बुक्स होती हैं, यानी जर्नल के साथ साथ जब जैसे परचेज बुक है, सेल्स बुक है, परचेज रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है, ये सारी बुक्स भी बना रहे हैं, तो वहां पर जो कस्टमर्स है उनको जो छूट दी जा रही है उसकी प्रविष्टि कहाँ पर करेंगे? या जो उनको डिस्काउंट्स दिया जा रहा है उसको आप कहाँ पर दिखाते हैं? जर्नल में, सेल्स बुक में, कैश बुक में, नन ऑफ दीज। तो छूट की राशि को हम कहाँ दिखाते हैं? जो हमने जर्नल बनाया होता है वहां पर हम इसको दिखाते हैं। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिटर्न ऑफ गुड्स बाय कस्टमर इज डेबिटेड टू। किसी ग्राहक द्वारा वापस किए गए माल को डेबिट किया जाता है सेल्स रिटर्न अकाउंट, विक्रय वापसी खाते में, कस्टमर्स अकाउंट ग्राहक के खाते में, परचेज अकाउंट क्रय खाते में, स्टॉक अकाउंट स्टॉक खाते में। तो जो कोई ग्राहक है, किसी ने माल को जो है क्रय किया था लेकिन अब उसको रिटर्न कर दिया है, तो उसके द्वारा रिटर्न जो माल होता है उसको आप कहाँ पर डेबिट करते हैं? किस अकाउंट में डेबिट करते हैं? तो इसको किया जाएगा जो सेल्स रिटर्न अकाउंट है, विक्रय वापसी खाता है, क्योंकि आपने जो सब्सिडरी बुक्स है उसको भी प्रिपेयर किया है, बनाया है, इसीलिए आप उसको विक्रय वापसी खाते में दिखाएंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट में दिखाएंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सैलरी पेड टू ए क्लर्क रमेश शुड बी क्रेडिटेड टू। एक लिपिक रमेश को भुगतान किए गए वेतन को क्रेडिट किया जाना चाहिए। रमेश अकाउंट, रमेश के खाते में, सैलरी अकाउंट वेतन के खाते में, कैश अकाउंट रोकड़ खाते में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लाभहानि खाते में। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई लिपिक है, कोई क्लर्क है, उसको सैलरी पे की गई है, तो उस सैलरी को कहाँ पर क्रेडिट किया जाता है? तो उसे क्रेडिट किया जाएगा कैश अकाउंट में। एंट्री क्या हो जाएगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये किस तरह का अकाउंट हो जाता है? सैलरी अकाउंट है, वेतन है, तो ये किस तरह का अकाउंट होगा? ये नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। तीन तरह के आपके होते हैं अकाउंटिंग, तीन तरह के आपके अकाउंट्स होते हैं, तो मैंने आप लोग को बता ही दिया था। इसके क्या रूल्स होते हैं, कैसे इसको एंट्री की जाती है इसमें? तो बहुत सिंपल सा रहता है। आप जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि तीन तरह के, एक रियल है, पर्सनल और नॉमिनल, तीन तरह के अकाउंट्स हो गए आपके। जो रियल अकाउंट है उसमें आपका किस तरह से रहेगा? डेबिट क्या करते हैं? व्हाट कम्स इन। रियल अकाउंट में वो चीजें आती अकाउंट में वो चीजें आती हैं जो आपका वास्तविक खाता है। इसमें दो तरह का रहते हैं, टैंगिबल रियल अकाउंट होते हैं, दूसरे आपके इनटैंगिबल हो जाते हैं। जैसे कि टैंगिबल में रहते हैं बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है, कैश है, स्टॉक है, लैंड है, ये सब चीजें आती हैं। और इनटैंगिबल में आ जाता है जो
गुडविल होगी, पेटेंट होगा, ख्याति होती है, ये आ जाता है। तो यहाँ पर आपका जो इसमें एंट्री करने का रूल रहता है, क्या रहता है, व्हाट कम्स इन, जो भी एसेट आती है वो डेबिट हो जाती है और जो कुछ भी जा रहा होगा वो क्रेडिट हो जाएगा। पर्सनल अकाउंट क्या होता है, पर्सनल अकाउंट आपका व्यक्तिगत खाता होता है। इसमें किस तरह के खाते आते हैं, इसमें आपके आ जाते हैं 3 तरह के अकाउंट होते हैं। पहला हो जाता है जो स्वाभाविक खाता हो जाता है, जैसे कि सुशील का खाता, राम का खाता, किसी भी नाम से दे रखा होगा वो अकाउंट आ जाएगा। दूसरा हो जाता है जो आपके कृत्रिम व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के होते हैं, जैसे कि कंपनी का अकाउंट है, किसी इंश्योरेंस कंपनी का अकाउंट है, किसी बैंक का है, किसी कॉलेज का है, किसी फर्म का, क्लब का, ये सारे अकाउंट्स आ जाते हैं। इसमें आपके थर्ड वाला में क्या रहेगा, प्रतिनिधित्व करने वाले, यानी तो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स में क्या रहता है, जितने भी आपकी वेजेस हैं, तो आपका रेंट अकाउंट है, इंटरेस्ट अकाउंट है या फिर डिस्काउंट अकाउंट है, जब आप उसमें प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग ऐड कर देते हैं, पूर्वदत्त था या फिर अदत्त आपका ऐड हो जाता है, तो वही अकाउंट आपका क्या बन जाता है, पर्सनल अकाउंट बन जाता है। वैसे तो वो अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है, लेकिन अगर आप उसमें प्रीपेड या फिर नॉमिनल अकाउंट ऐड, प्रीपेड या फिर आउटस्टैंडिंग ऐड कर दिया कि वो पूर्वदत्त है या फिर आउटस्टैंडिंग है, अदत्त है, तो वो आपका क्या हो जाता है, पर्सनल अकाउंट बन जाता है। ये 3 तरह के रहते हैं पर्सनल अकाउंट। इसका क्या रहता है रूल, किस तरह से इसमें एंट्री की जाती है, तो जो कुछ भी रिसीव होता है, जो कुछ भी आता है, वो सब आपका डेबिट हो जाता है और जो कुछ भी जाएगा वो हो जाता है क्रेडिट। फिर आ जाता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में आपके सारे एक्सपेंसेस, लॉसेस आ जाते हैं और इनकम और गेन, जो भी आप एक्सपेंस करेंगे, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, मजदूरी है या फिर जो किराया है, ब्याज है, कोई दावा है, कोई कमीशन है, कोई चंदा है, इस तरह की जो चीजें होती हैं, ये सब आपकी आ जाती है नॉमिनल अकाउंट में। इसमें किस तरह से एंट्री की जाती है, डेबिट कर देते हैं हम सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस को, और क्रेडिट में क्या जाता है, जो भी हमारी इनकम होगी और जो हमारी गेन्स होंगी, जो लाभ हुआ है या फिर जो आय हुई है, वो सब हमारी क्रेडिट हो जाती है। ये गोल्डन रूल्स होते हैं अकाउंटिंग के, तो बहुत शॉर्ट में मैंने आपको दे दिया है, याद कर लीजिएगा। ऐसे एडेड क्वेश्चन आता है तो पहले ये समझ लीजिए कि वो आपको कौन से अकाउंट में जा रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी एंट्री हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन में आपके था कि जो वेतन उसको दिया गया था, यानी कि सैलरी का पे किया गया था, तो सैलरी कौन सा अकाउंट थी, वो नॉमिनल अकाउंट हो गई, तो वहां पर आपका क्या क्रेडिट किया जाएगा, क्रेडिट आपका हो जाएगा कैश। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, एंट्री क्या होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a journal entry in which two or more accounts are debited credited is known as, एक जर्नल प्रविष्टि जिसमें 2 या 2 से अधिक खाते डेबिट क्रेडिट किए जाते हैं वो कहलाती है डबल एंट्री, मल्टी एंट्री, एडिशनल एंट्री, कंपाउंड एंट्री। यानी कि जब आप एक ही एंट्री कर रहे हैं, उसमें दो या दो से अधिक आपके जो अकाउंट्स हैं उसको आप डेबिट या क्रेडिट कर रहे हैं, तो वो एंट्री क्या होगी, वो हो जाती है हमारी कंपाउंड एंट्री या फिर संयुक्त प्रविष्टि। या फिर इसमें अगर एक अकाउंट डेबिट है, 2-3 अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे, या फिर आपके डेबिट में 3-4 अकाउंट्स होंगे और क्रेडिट में एक ही अकाउंट हो जाएगा। तो यहाँ पर एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफरिंग एंट्रीज फ्रॉम जर्नल टू लेजर अकाउंट इज कॉमनली नोन एज, रोजनामचे से खातों में स्थानांतरण को सामान्यतः कहा जाता है। यानी कि जब आपने जो जर्नल बनाया है उससे जब आप लेजर में एंट्रीज को ट्रांसफर करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, रिकॉर्डिंग, ट्रांसफरिंग, पोस्टिंग, एंटरिंग, तो इसको क्या कहा जाता है, एंटरिंग तो हो जाती है जो आप जर्नल में जब लिख रहे होते हैं, पोस्टिंग कहा जाता है जब आप जर्नल से लेजर में ट्रांसफर कर रहे होते हैं, उसे खतौनी हिंदी में कहते हैं, और पोस्टिंग कहलाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्नल इज अ बुक ऑफ, जर्नल एक पुस्तक है। फर्स्ट एंट्री पहली प्रविष्टि की, ओरिजिनल एंट्री मूल प्रविष्टि की, डेट वाइज एंट्री तिथिवार प्रविष्टि की, ऑल ऑफ द अबव उपयुक्त सभी की। तो जर्नल किस तरह की बुक है, फर्स्ट एंट्री की भी है, करेक्ट है, सबसे पहले हम जर्नल में ही एंट्री करते हैं। ओरिजिनल एंट्री मूल प्रविष्टि भी जर्नल में होती है, डेट वाइज भी हम इसमें जर्नल में ही एंट्री करते हैं, तो तीनों ही ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खातों का संबंध आय, व्यय, लाभ और हानि से है उसे कहते हैं, अकाउंट्स रिलेटेड टू इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉसेस इज कॉल्ड डैश, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि वो खाते जिनमें आय, व्यय या लाभ हानि से रिलेटेड आपके एंट्रीज की जाती हैं या अकाउंट्स बनाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं। तो आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट करिएगा कि इसका सही आंसर क्या है, ये किस तरह का अकाउंट होता है। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, अकाउंटिंग के रूल्स आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चन के साथ।
अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।